डियर स्टूडेंट्स, आज हम आपको नया चैप्टर डिटर्मिनेंट यानी सारणिक बताने वाले हैं। तो मैं अक्सर आप लोगों से कहता रहता हूँ कि जब भी आप कोई चीज़ नई चीज़ आपके सामने आवे, चाहे वो कोई भी सब्जेक्ट हो, मैथमेटिक्स ही नहीं, आप उसकी पहले मीनिंग समझ लो तो आधी प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो जाएगी। हमारे टॉपिक का नाम है डिटर्मिनेंट, जिसे हिंदी में सारणी कहते हैं। आज इसी पर हम चर्चा करने वाले हैं, इसी पर डिस्कशन करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम आपको डिटर्मिनेंट क्या है, ये कहाँ से निकला है, इसके बारे में आपको हम बताएंगे। और इसको बताने के पहले हम आपको हाई स्कूल लेवल की एक फार्मूले पर ले जाना चाहेंगे, जिससे क्योंकि उसकी यहाँ पर ज़रूरत है। आप जानते हो कि रैखिक समीकरण निकाय, चाहे वो 2 चर राशि में हो चाहे 3 चर राशि में हो, उसको हल करने के लिए ही डिटर्मिनेंट की खोज हुई, मैट्रिक्स की खोज हुई। तो हम जो है 2 चर राशि वाला एक रैखिक समीकरण लेकर दिखाते हैं, जो आपने हाई स्कूल में पढ़ा है। 2 चर राशि वाला a1x प्लस b1y इक्वल टू c1, a2x प्लस b2y इक्वल टू c2। ये क्या है? ये है समीकरण निकाय, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। समीकरण निकाय 2 चर राशि में, 2 चर राशि में समीकरण निकाय, इसको कहते हैं लीनियर इक्वेशन, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। इसको हल करना है। तो हाई स्कूल में आप पढ़ चुके हो कि इस निकाय को हल करने के, इस समीकरण निकाय का हल होगा कि नहीं होगा, हल अद्वितीय होगा कि नहीं होगा, कि हल होगा ही कि नहीं होगा। इसके लिए आपने फार्मूला पढ़ा है कि यदि a1 अपान a2 डज नॉट इक्वल टू b1 अपान b2, या a1 b2 माइनस a2 b1 डज नॉट इक्वल टू 0। तो थोड़ा सा स्पेस लेकर लिखते हैं। तो समीकरण निकाय, रैखिक समीकरण निकाय, रैखिक समीकरण निकाय का अद्वितीय हल, यानी इसे कहते हैं यूनिक सॉल्यूशन होगा। नंबर 1। नंबर 2, यदि a1 अपान a2 इज इक्वल टू b1 अपान b2 इक्वल टू c1 अपान c2, तो समीकरण निकाय के अनेक हल होंगे। अनेक हल यानी मेनी सॉल्यूशन होंगे। तीसरा फार्मूला आपने सीखा है कि यदि a1 अपान a2 इज इक्वल टू b1 अपान b2 डज नॉट इक्वल टू c1 अपान c2, तो समीकरण निकाय का कोई हल, नो सॉल्यूशन,
नो सॉल्यूशन, कोई हल नहीं होगा। आप भी पढ़ चुके हो इस चीज़ को। अब आइए हम देखते हैं इसी फार्मूले से, इसी को लेकर आगे बढ़ते हैं और आपको बताना चाहते हैं कि डिटरमिनेंट कहाँ से निकला। तो हमको इसी पर फोकस करना है। यहाँ पर मैं एक चीज़ ये भी बता देना चाहूँगा कि डिटरमिनेंट मैट्रिक्स आपस में एक दूसरे से रिलेटेड है, या आप यूँ कह सकते हो कि डिटरमिनेंट और मैट्रिक्स एक दूसरे के रिश्तेदार हैं। अब कैसे हैं मैं अभी आपको आगे बताऊंगा। देखते हैं। a1x प्लस b1y इक्वल टू c1, a2x प्लस b2y इक्वल टू c2। ये रैखिक समीकरण निकाय ये हमने लिया, ठीक है। अब इस चीज़ को, इसको हम मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखेंगे। समीकरण निकाय को इस समीकरण, इस रैखिक समीकरण निकाय को मैट्रिक्स के फॉर्म में, के रूप में लिखने पर देखिए क्या हो जाएगा। x के कोएफिशिएंट a1 और b1 का y का कोएफिशिएंट क्या है b1, इधर है a2, इधर है b2, इधर हो जाएगा x y इक्वल टू c1 c2 हो जाएगा। क्योंकि अब देखिए इसमें थोड़ा ध्यान देना आपको, ये आप मैट्रिक्स पढ़ चुके हो कि लीनियर इक्वेशन ऑफ 2 वेरिएबल और 3 वेरिएबल दिया हुआ है तो उसे मैट्रिक्स के फॉर्म में लिख सकते हैं, इसे इस फॉर्म में लिखा। लेकिन ध्यान देना है कि हम इसको हमेशा पहले लिखेंगे, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन तभी होगा जब ए मैट्रिक्स, देखिए मैट्रिक्स कितना है 2/2 है, ए मैट्रिक्स कितना है 2/1 है। तो अगर इसको हम पहले लिख देंगे, यहाँ लिख देंगे, तो मल्टीप्लिकेशन संभव ही नहीं होगा, गुणा संभव ही नहीं होगा क्योंकि आप जानते हो कि दो मैट्रिक्स का गुणा तभी संभव होगा जब पहले का कॉलम और दूसरे का रो बराबर हो। देख रहे हो यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 2 है, तो इसे हम कभी भी इसको पहले नहीं लिखेंगे, हमेशा पहले इसी को लिखेंगे। क्लियर। अब इसी को लिख सकते हैं, implies that ax is equal to y, where a is equal to matrix a1 b1 a2 b2, x is equal to x y and y is equal to c1 c2, इस तरह से लिखा। अब ये जो मैट्रिक्स हमारी A है, इसके द्वारा जो है मैट्रिक्स A इक्वल टू A1 B1 A2 B2 है, इसके द्वारा जो है समीकरण निकाय का, ये जो समीकरण निकाय है वो उसका हल होगा कि नहीं होगा, या कितने हल होंगे, ये डिपेंड करेगा A1 B2 माइनस A2 A1 B2 माइनस A2 B1 पर। तो लिखेंगे समीकरण निकाय, समीकरण रैखिक समीकरण निकाय कहेंगे, समीकरण निकाय का हल होगा कि नहीं, या अद्वितीय हल होगा, या कोई हल नहीं होगा,
यह A1B2 माइनस A2B1 द्वारा निर्धारित डिटरमिन किया जा सकता है। ठीक है, आप देख रहे हो यहां पर कि यदि A1B2 माइनस A2B1 डज नॉट इक्वल टू 0, यानी A1B2 माइनस A2B1 की वैल्यू 0 नहीं है, यानी 0 के अलावा कोई दूसरी नंबर है, चाहे वो प्लस में हो, चाहे माइनस में हो, चाहे फ्रैक्शन हो, कुछ भी हो, तो कह रहे हैं A1B2 माइनस A2B1 द्वारा निर्धारित किया जा सकता है। अब यही A1B2 माइनस A2B1 की वैल्यू अगर डज नॉट इक्वल टू 0 है, यानी वो 0 नहीं है, तो समीकरण निकाय का हल क्या होगा? यूनिक होगा। देख रहे हो आप, रैखिक समीकरण निकाय यानी सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन का यूनिक सॉल्यूशन होगा, अद्वितीय हल होगा यदि A1B2 माइनस A2B1 डज नॉट इक्वल टू 0 के। तो यह A1B2 माइनस A2B1 द्वारा निर्धारित A1B2 माइनस A2B1 की वैल्यू से क्या निकलेगा कि उसका सलूशन यूनिक होगा, उसका सलूशन, उसके मेनी सलूशन होंगे, उसके नो सलूशन होंगे, इसी A1B2 माइनस A2B1 पर ही निर्धारित है। तो यदि A1B2 माइनस A2B1 डज नॉट इक्वल टू 0 आता है तो हम कहेंगे सलूशन क्या होगा? यूनिक होगा। यदि A1B2 माइनस A2B1 डज नॉट इक्वल टू 0, अर्थात A1B2 माइनस A2B1 का अद्वितीय हल है। क्या है? डज नॉट इक्वल टू, तो हल क्या होगा? अर्थात A1B2 माइनस A2B1 लिखेंगे इसको, तो समीकरण निकाय का हल यूनिक यानी अद्वितीय होगा, यूनिक सॉल्यूशन होगा। ठीक है, तो इस तरह से हमारी जो मैट्रिक्स A है, A इक्वल टू A1B1 A2B2, इसके संगत A1B2 माइनस A2B1 प्राप्त होता है, जो निकाय के हल की अद्वितीयता निर्धारित करता है। इस प्रकार मैट्रिक्स A इक्वल टू A1B1 A2B2 B2 के संगत एक संख्या A1B2 माइनस A2B1 प्राप्त होती है, जिसे जो निकाय के हल की हल की अद्वितीयता यानी यूनिकनेस निर्धारित करती है। हल की अद्वितीयता यानी यूनिकनेस निर्धारित माने डिटरमिन करती है, डिटरमिन करती है। इसी A1B2 माइनस A2B1
जो कि नॉन ज़ीरो नंबर है को डिटर्मिनेंट कहते हैं। इसी a1b2 माइनस a2b1 इसी संख्या a1b2 माइनस a2b1 जो कि नॉन ज़ीरो है को मैट्रिक्स ए का डिटर्मिनेंट कहते हैं। और इसको डिनोट किससे करते हैं? तथा इसे दो लाइन खींच करके इसके अंदर ऐसे लिखा जाएगा। ऐसे कहेंगे डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ए, या इसी को लिखेंगे DETD इसके बाद ए डिटर्मिनेंट ऑफ ए, और दिस इज इक्वल टू चूँकि a1b2 माइनस a2b1 ऐसे लिख देंगे a2b1 माइनस a2b1। इसी को लिखेंगे ऐसे दो लाइन खींच करके a1b1 a2b2। तो ये आ गया हमारा डिटर्मिनेंट क्या होता है। तो डिटर्मिनेंट क्या होता है कि रैखिक समीकरण निकाय लीनियर सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को हम a1b2 माइनस a2b1 द्वारा चेक करते हैं कि इसका सलूशन अद्वितीय होगा कि अद्वितीय नहीं होगा। तो यदि a1b2 माइनस a2b1 की वैल्यू नॉन ज़ीरो आती है तो इसी a1b2 माइनस a2b1 को ही मैट्रिक्स ए का डिटर्मिनेंट कहते हैं। आव्यूह ए का डिटर्मिनेंट यानी सारणिक कहेंगे। तो हम कहेंगे मैट्रिक्स ए का सारणिक ए दिस इज इक्वल टू a2b1 माइनस a2b1। बस शर्त है कि इसकी वैल्यू ज़ीरो नहीं होनी चाहिए। तो इसका मतलब मैंने कहा अभी शुरू में कि डिटर्मिनेंट और मैट्रिक्स एक दूसरे के रिलेटिव हैं, एक दूसरे के रिश्तेदार हैं। क्यों रिश्तेदार हैं? क्योंकि आप देख रहे हो हम पढ़ा रहे हैं डिटर्मिनेंट और आ रहा है मैट्रिक्स, यानी मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट साथ साथ चल रहे हैं। तो अब अगर आपको डिटर्मिनेंट अच्छी तरीके से समझना है तो आपको मैट्रिक्स अच्छी तरीके से समझना होगा। अगर आप नहीं, जबकि आप पढ़ चुके हो, क्योंकि मैट्रिक्स के बाद का चैप्टर डिटर्मिनेंट वाला है। तो अगर आपने मैट्रिक्स नहीं पढ़ा है तो पहले आपको मैट्रिक्स पढ़ना होगा। जब हमने कह दिया कि मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट एक दूसरे के रिश्तेदार हैं, एक दूसरे के रिलेटिव हैं, एक ही ख़ानदान के हैं, तो इसका मतलब दोनों में कुछ प्रॉपर्टी मिलती जुलती है। तभी तो भैया रिश्तेदार तभी बनते हैं जब कुछ चीज़ें कॉमन होती हैं दोनों लोगों में। तो यहाँ पर कॉमन है, क्योंकि मैट्रिक्स में भी आप रो कॉलम पढ़े हो, और मैट्रिक्स में देखिए फर्स्ट रो सेकंड रो, फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम। तो ऐसे ही डिटर्मिनेंट जो आएगा, जो दो निशान से है, फर्स्ट रो सेकंड रो, फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम। तो इस तरह से तमाम चीज़ें जो है मिलती रहती हैं। इसलिए हमने कहा कि जो है एक दूसरे से रिलेटेड हैं। अब आइए हम आपको चेक करते हैं कुछ एग्जाम्पल के ज़रिए। तो या तो हम पहले इसकी डिफिनीशन से बाद में देते हैं। अभी इसको हम मिटा दे रहे हैं। ये चीज़ आप नोट कर लिए होंगे, हमको इसी पर फोकस करना है। ये बाकी चीज़ें तो हमने आपको जो है समझाने के लिए लिखी थी। अब हम कुछ दो चर राशि में समीकरण ले रहे हैं। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। एग्जाम्पल के तौर पर x प्लस वाई इक्वल टू हम ले रहे हैं
5 के, और 2x माइनस वाई इक्वल टू 1 ले रहे हैं। ये सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन नंबर 1 और 2 है। आप इसको अगर सॉल्व करोगे, जो फार्मूला अभी हमने बताया है, तो आप तो सिंपली सॉल्व कर सकते हो, जैसे जूनियर हाई स्कूल में करते थे। क्या करेंगे, वाई वाई काट देंगे, तो समीकरण 1 और 2 को जोड़ेंगे तो वाई वाई कट जाए, तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी, वाई की वैल्यू आ जाएगी। तो क्या आ जाएगा, सिंपली यहाँ पर एक्स इज इक्वल टू, यानी वाई इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 क्या आ जाएगा, इम्प्लाइज दैट एक्स इज इक्वल टू आ जाएगा, वाई वाई कैंसिल, 3x इज इक्वल टू 6, तो एक्स इज इक्वल टू आ जाएगा 2 क्या आ जाएगा, और एक्स इक्वल टू 2 आ जाएगा, तो आ जाएगा वाई इक्वल टू आ जाएगा 3 के। ये आ गया। तो हम कहेंगे कि इस समीकरण निकाय का सलूशन जो है, हल क्या है, अद्वितीय है, यानी एक्स की वैल्यू निकल आई वाई की। अब हम चेक करते हैं जो फार्मूला अभी हमने आपको बताया है। तो आप देखिए यहाँ a1 इज इक्वल टू 1, एक्स का कॉफिशिएंट है, और b1 इज इक्वल टू 1, वाई का कॉफिशिएंट है, और c1 इज इक्वल टू 5 है। अभी जो हमने बताया था आपको, यहाँ से a2 इज इक्वल टू 2, b2 इज इक्वल टू -1, और c2 इज इक्वल टू 1 के। हमने कहा कि यदि a1 अपान a2 डज नॉट इक्वल टू b1 अपान b2, या a1 ये हमने बताया। अब निकालेंगे हम a1 अपान a2 की वैल्यू निकालेंगे। a1 अपान a2 इज इक्वल टू, a1 कितना है, 1 है, a2 कितना है, 2 आ गया। फिर b1 अपान b2 निकालेंगे, तो b1 कितना है, 1 है, b2 कितना है, -1 है। तो a1 अपान a2 डज नॉट इक्वल टू b1 अपान b2, आप देख रहे हो, है ना। इम्प्लाइज दैट 1 अपान 2 डज नॉट इक्वल टू 1 अपान -1, दैट इज a1 अपान a2 डज नॉट इक्वल टू b1 अपान b2, और a1 b2 माइनस a2 b1 डज नॉट इक्वल टू 0। अब निकाल लो a1 b2 की वैल्यू क्या आएगी, a1 b2 यानी 1 इंटू -1, फिर माइनस a2 यानी 2 है, इंटू b1 1 है, दिस इज इक्वल टू आ जाएगा -1 -2 इज इक्वल टू -3। तो क्या आ गया कि a1 b2 माइनस a2 b1 की वैल्यू क्या आ गई, नॉन ज़ीरो। ये जो है क्या है, नॉन ज़ीरो, विच इज़, जो कि ये जो है नॉन ज़ीरो नंबर आई है। यही हमने बताया है कि a1 b2 माइनस a2 b1 की वैल्यू अगर नॉन ज़ीरो आ जाए, अशून्य आ जाए, तो उसी को हम क्या कहेंगे, डिटर्मिनेंट कहेंगे। इसलिए -3 क्या हो गया, डिटर्मिनेंट हो गया हमारा। क्या हो गया, डिटर्मिनेंट हो गया। अब कैसे, इसको ज़रा हम चेक करते हैं। और अब इसे मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखते हैं। इसको सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को मैट्रिक्स फॉर्म में लिखने पर तो क्या होगा, यहाँ पर ये यूनिक सोल्यूशन होगा। a1 अपान a2 डज नॉट इक्वल टू b1 अपान b2 इंप्लाइज दैट सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज यूनिक सोल्यूशन। लिख सकते हैं यहाँ पर, लिख सकते हैं यहाँ पर, ये भी लिख सकते हैं कि सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज यूनिक सोल्यूशन, यानी अद्वितीय हल है। मैट्रिक्स के फॉर्म में, मैट्रिक्स के रूप में लिखने पर क्या हो जाएगा, कोएफिशिएंट ऐसे तो लिखते हैं, x का कोएफिशिएंट 1, इस x का कोएफिशिएंट 2, y का कोएफिशिएंट 1, y का कोएफिशिएंट -1, और फिर क्या लिखेंगे, x लिखेंगे, y लिखेंगे, इधर 5 लिखेंगे, इधर 1 लिखेंगे। इम्प्लाइज दैट अगर इसको, इस मैट्रिक्स को a मान लिया जाए, ऐसे क्या लिखेंगे, इसे मान लेंगे कैपिटल X, ax, ऐसे मान लें कैपिटल Y, तो ax इक्वल टू y। तो हमको इस मैट्रिक्स से मतलब है जहाँ a इक्वल टू 1 1 2 -1
1 के, क्या आ गया 1 1 2 -1 के। अब इसको ज़रा सॉल्व करते हैं, क्या हो जाएगा 1 इंटू -1 2 इंटू -1, तो क्या आ जाएगा A1B2 माइनस A2B1 इज इक्वल टू 1 इंटू -1 माइनस A2 हमारा यही है 2 इंटू 1 इज इक्वल टू -1 माइनस 2 इज इक्वल टू -3 आ गया। तो ये क्या है, ये नॉन ज़ीरो नंबर है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा जो है ये मैट्रिक्स ए जो है क्या है, डिटर्मिनेंट है। ये नॉन ज़ीरो नंबर है, नॉन ज़ीरो नंबर है, इसलिए मैट्रिक्स ए, इसलिए मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू 1 1 2 -1 की वैल्यू क्या आई, A1B2 की वैल्यू -3 आई। तो ये -3 क्या हो जाएगा, ये डिटर्मिनेंट हो जाएगा। क्लियर, इसको मिटा दे रहे हैं। यही हमारा जो आ गया, यही जो है डिटर्मिनेंट है। ठीक है, तो हम कहेंगे कि मैट्रिक्स ए हैज़ डिटर्मिनेंट। क्लियर, हमारी A1B2 माइनस A2B1 की वैल्यू क्या आ गई, -3 आ गई, नॉन ज़ीरो आ गई। तो इसी को हम क्या कहेंगे, जो वैल्यू नॉन ज़ीरो आ गई तो इसी को हम डिटर्मिनेंट कहेंगे। ठीक है, और ये भी आपको बता चुके हैं कि जो है अगर नॉन ज़ीरो आती है तो इसका मतलब क्या होता है कि यूनिक सोल्यूशन होता है, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन का यूनिक सोल्यूशन होगा। ठीक है, तो ऐसी सिचुएशन में इस मैट्रिक्स को जब डज नॉट इक्वल टू ज़ीरो आ गया तो इसी को हम क्या कहेंगे, डिटर्मिनेंट कहेंगे। इसलिए मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू 1 1 2 -1 का डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू ऐसे लिखेंगे, और दिस इज इक्वल टू ऐसे दो लाइन लिखेंगे 1 1 2 -1 इज इक्वल टू -3। ये वैल्यू आ गई, डिटर्मिनेंट ये हो गया हमारा। अब दूसरा हम एग्जांपल लेते हैं, इसको हम मिटा दे रहे हैं। दूसरा एग्जांपल लेते हैं। सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन एक दूसरा लेते हैं, x + y इज इक्वल टू 2 और 2x + 2y इज इक्वल टू 5। ये लिया, रैखिक समीकरण दिखाया लिया हमने। अब आप देखो ज़रा, इसको अगर आप सॉल्व करोगे ऐसे ही, जो आप सिंपली सॉल्व करोगे तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2x + 2y इक्वल टू 4 हो जाएगा, और जब माइनस करेंगे तो x कैंसिल हो जाएगा, y x की वैल्यू y की वैल्यू निकले ही नहीं। यानी इसका मतलब ऐसे ही प्रैक्टिकली आप देख रहे हो कि इसका कोई सलूशन नहीं होगा। और जो फार्मूला हमने बताया है, ये क्या बताया है, इफ़ A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1 डज नॉट इक्वल टू C1/C2, तब भी इसका कोई सलूशन नहीं होगा। आप देखो यहाँ पर, यहाँ A1 इज इक्वल टू 1, B1 इज इक्वल टू 1, C1 इज इक्वल टू 2, A2 इज इक्वल टू 2, B2 इज इक्वल टू 2 एंड C2 इज इक्वल टू 5। इसे मैट्रिक्स के रूप में जब लिखेंगे इस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को, तो ऐसे हो जाएगा, क्या हो जाएगा 1 1 2 2, फिर यहाँ हो जाएगा x y, और इधर हो जाएगा 2 और 5। तो ax इक्वल टू वाई हो गया, बता चुके हैं इसको। तो a से हमको मतलब है, यहाँ माना a इक्वल टू, ये किस फॉर्म में है, इम्प्लाइज दैट ax इक्वल टू वाई।
जहाँ ए इक्वल टू क्या है 1 1 2 2। तो अब इसकी वैल्यू निकालते हैं। किसकी वैल्यू? इसकी वैल्यू a1b2 माइनस a2b1 निकालेंगे। a1b2 माइनस a2b1 इक्वल टू, तो क्या हो जाएगा? a1 की जगह पर है 1, a1b2 और 2 माइनस a2 की जगह पर है 2 2 1 इक्वल टू 2 माइनस 2 इक्वल टू 0। a1b2 माइनस a2b1 की वैल्यू क्या आ गई? 0 आ गई। जब a1b2 माइनस a2b1 इक्वल टू 0 आ गया, इसका मतलब कि हमारा सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन यानी समीकरण निकाय का कोई हल नहीं होगा। इसका मतलब क्या हुआ कि x और y की कोई वैल्यू प्राप्त नहीं होगी। इम्प्लाइज दैट रैखिक समीकरण का कोई हल नहीं होगा। ठीक है, ऐसे भी देख लो आप। फार्मूला जो मिलता था कि a1 अपान a2 इज इक्वल टू b1 अपान b2 डज नॉट इक्वल टू c1 अपान c2। अगर ऐसा है, इम्प्लाइज दैट आप देखो a1 क्या है 1 1 अपान 2 इज इक्वल टू b1 अपान b2 1 अपान 2 और c1 अपान c2 क्या है 2। तो ये तो दोनों बराबर हैं, मगर c1 2 है और c2 5 है, तो डज नॉट इक्वल टू, ये आपस में बराबर नहीं है। इम्प्लाइज दैट नो सोल्यूशन, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज नो सोल्यूशन, कोई हल नहीं होगा। अब इसको हम मैट्रिक्स के फॉर्म जब लिख लिया हमने यहाँ पर, तो आप देखिए कि a1b2 माइनस b2b1 की वैल्यू 0 आ रही है, जबकि डिटर्मिनेंट के लिए क्या होता है कि a1b2 माइनस a2b1 की वैल्यू क्या आनी चाहिए? ए नॉन ज़ीरो आनी चाहिए। ठीक है, तो लिखेंगे अतः ये आ गया 0, जो कि नॉन ज़ीरो आना चाहिए। इसलिए मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू 1 1 2 2 2 2 का डिटर्मिनेंट नहीं होगा, यानी डिटर्मिनेंट एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। बात में आ गई। तो हमने आपको सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, ये 2 चरराशि समीकरण निकाल लिया। ये वहाँ पर हमने जो है उसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखा। आपने देखा कि जो है यहाँ जो है सॉल्यूशन जो है यूनिक है, यानी x और y की वैल्यू प्राप्त हुई है। तो x और y की वैल्यू प्राप्त हुई है, तो a1b2 माइनस a2b1 की वैल्यू नॉन ज़ीरो आ रही है, अशून्य संख्या आ रही है। तो यही नॉन ज़ीरो नंबर जो है यही डिटर्मिनेंट कहलाता है। यहाँ पर देख रहे हो a1b2 माइनस a2b1 इज इक्वल टू 0 आ रही है, जबकि इसलिए मैट्रिक्स A इज इक्वल टू 1 1 2 2 का डिटर्मिनेंट नहीं होगा, एग्जिस्ट ही नहीं करिएगा। बात समझ में आ गई? तो ये तो हमने आपको 2 प्रैक्टिकली एग्जाम्पल लेकर के आपको समझाने की कोशिश किया। अब हम जो है इसकी हम डिफिनीशन आपको बता रहे हैं। डिफिनीशन मैट्रिक्स की। तो सबसे पहले हम 2-3 तरह से इसको डिफाइन करते हैं, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी। मैट्रिक्स की डिफिनीशन प्रत्येक वर्ग आव्यूह के संगत, प्रत्येक वर्ग आव्यूह ए के संगत एक संख्या
ब्रैकेट में लिखेंगे नॉन ज़ीरो नंबर, नॉन ज़ीरो नंबर प्राप्त होती है, प्राप्त होती है जिसे जिसे डिटर्मिनेंट डिटर्मिनेंट यानी सारणिक कहते हैं, सारणिक कहते हैं। इंग्लिश में डिफिनेशन में दे रहा हूं, और फॉर एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स ए, फॉर एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स ए, there exist a non-zero number which is called determinant। एक और डिफिनेशन बता रहा हूं मैं आपको। इफ एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स ए, इफ एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स ए कैन बी associated by a non-zero number, then this number is known as determinant। अब इस डिफिनेशन को मैं तमाम एग्जाम्पल जो मैंने दिया है मैं वहीं चलता हूं, क्योंकि वहीं से डिफिनेशन निकली है डिटर्मिनेंट की। डिटर्मिनेंट वर्ड डिटर्मिन से बना हुआ है। डिटर्मिनेंट ये डिटर्मिन से बना है, डिटरमाइन भी कहते हैं इसको। और डिटरमिन मीन्स होता है निर्धारित करना, या निश्चित करना। क्या निश्चित करना? आपने यहाँ पर देखा कि सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को जब हमने मैट्रिक्स फॉर्म में लिखा तो मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू 1 1 2 -1। इससे वैल्यू हमने निकाली a1 b2 माइनस a2 b1 की, तो a1 b2 की वैल्यू आ गई -3। इसी -3 को जो कि नॉन जीरो नंबर है डिटर्मिनेंट कहते हैं। तो अब देखिए क्या लिखा हुआ, प्रत्येक वर्ग आव्यूह ए के संगत एक संख्या नॉन जीरो नंबर प्राप्त होती है। तो आप देख रहे हो एक वर्ग आव्यूह, ये वर्ग आव्यूह है यानी स्क्वायर मैट्रिक्स है। एक चीज ध्यान है कि डिटर्मिनेंट सिर्फ 2/2, 1/1, 3/3 की ही निकाली जा सकती है, स्क्वायर मैट्रिक्स की ही निकाली जा सकती है। ठीक है, इसका ध्यान रखना, चाहे 1/1 हो, 2/2 हो, 3/3 और 4/4 का कॉन्सेप्ट ही नहीं इंटरमीडिएट में है। तो हमेशा जो है डिटर्मिनेंट किसका निकाला जाता है, स्क्वायर मैट्रिक्स का निकाला जाता है। इसको आप नोट कर लीजिए पूरी तरह से। अब डिफिनीशन हमारा है कि किसी वर्ग आव्यूह ए के संगत एक संख्या जो कि नॉन जीरो हो प्राप्त होती है, जिसे डिटर्मिनेंट या सारणिक कहते हैं। तो आप देख रहे हो मैट्रिक्स ए इक्वल टू 1 1 2 -1, इसके संगत एक संख्या प्राप्त हुई है -3। तो इसी -3 को ही डिटर्मिनेंट या सारणिक कहते हैं। बात समझ आ गई? डिफिनीशन देखिए निकली हुई है। अब दूसरी डिफिनेशन में क्या बताया कि फॉर एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स ए
देयर एग्जिस्ट ए नॉन जीरो नंबर विच इज कॉल्ड डिटर्मिनेंट। उसी को हमने जो है इंग्लिश में लिख दिया, या इसी को हमने थोड़ा सा दूसरे लैंग्वेज बदल दिया कि इफ एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स ए कैन बी एसोसिएटेड बाय ए नॉन जीरो नंबर, देन दिस नॉन जीरो नंबर इज कॉल्ड आर नोन एज डिटर्मिनेंट। तो आप देख रहे हो मैट्रिक्स ए हमने लिया था, एक किससे एसोसिएटेड किया गया, -3 से, तो इसी -3 को हम क्या कहेंगे, डिटर्मिनेंट कहेंगे। और एग्जांपल ले लेते हैं, देखिए वो तो है ही है। मान लिया हम लेते हैं ए इज इक्वल टू मैट्रिक्स, तो निशान है ही है, मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू 1 2 3 4, 1 2 3 4। अब a1b2 माइनस a2b1 निकालेंगे, क्योंकि हमने बताया था ये कि a1b2 माइनस a2b1 निकालेंगे, इसकी वैल्यू नॉन जीरो आनी चाहिए, तब सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन जो होगा यूनिक होगा। और यूनिक के लिए ही यहाँ पर जो है यूनिक के लिए ही जो है हम सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन के लिए मैट्रिक्स जो है हम चल रहे हैं आगे। तो आप देखो यहाँ पर a1b2 4 × 4 4 × 1 या 1 × 4 कहो, -2 × 3 या 3 × 2 कहो, इक्वल टू 4 - 6 इक्वल टू आ गया -2। तो -2 किससे एसोसिएटेड है, इससे एसोसिएटेड होगा। इफ एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स ए कैन बी एसोसिएटेड बाय ए नॉन जीरो नंबर, तो ये मैट्रिक्स ए हमारी इससे एसोसिएटेड हो गई, तो देन दैट नंबर इज कॉल्ड डिटर्मिनेंट। तो ये क्या हो गया, देयरफॉर यही हो गया हमारा डिटर्मिनेंट हो गया। और क्या लिखेंगे तब, देयरफॉर डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू, एक तो ऐसे लिखा जाएगा और दो निशान लिख करके ऐसे लिख देंगे, दिस इज इक्वल टू ऐसे लिख देंगे, इसके एलिमेंट 1 2 3 4 पास में, और दिस इज इक्वल टू आ गया -2 आ गया। एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं, ए इज इक्वल टू मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू 1 2 और 1 2 और 2 1 1 2 ऐसे कर दिया हमने। दूसरा एग्जांपल ले लिया, मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू 1 2 1 2। अब देखो यहाँ पर क्या करेंगे, 1 × 2 इसको मल्टीप्लाई करेंगे इसमें, इसको यानी a1b2 माइनस a2b1 निकालेंगे, तो 1 × 2 माइनस 1 × 2 दिस इज इक्वल टू 0 आ गया। तो हमारी जो है हमने बताया है कि नॉन जीरो आना चाहिए, तो इम्प्लाइज दैट मैट्रिक्स ए इज नॉट डिटर्मिनेंट, यह हमारी डिटर्मिनेंट नहीं है। डिटर्मिनेंट तभी होगी, कोई मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट तभी होगी जब वो उसकी वैल्यू 0 ना आए। तो वही इस डिफिनेशन का मतलब है कि इफ एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स ए कैन बी एसोसिएटेड बाय ए नॉन जीरो नंबर। तो देखिए ये मैट्रिक्स नॉन जीरो नंबर -2 से एसोसिएटेड है, इसलिए जो है इसका क्या हुआ, इस मैट्रिक्स का एक डिटर्मिनेंट हुआ। और इस मैट्रिक्स का जो a1b2 माइनस a2b1 की वैल्यू निकाला 0 आ गया, और नॉन जीरो आना चाहिए, विच इज नॉन जीरो, विच इज नॉन जीरो इम्प्लाइज दैट मैट्रिक्स। तो ये देयरफॉर जो है ये मैट्रिक्स ए जो है हमारा डिटर्मिनेंट नहीं है, क्योंकि एसोसिएटेड नहीं है ये नंबर। तो हमने जो शुरू में कहा था कि मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट एक दूसरे से रिलेटेड हैं, तो आप देख रहे हो रिलेटेड है कि नहीं रिलेटेड है। तो इस मैट्रिक्स के लिए एक नॉन जीरो नंबर अगर मिल जाती है तो उसी को हम डिटर्मिनेंट कहते हैं। तो इसका मतलब हुआ कि डिटर्मिनेंट डिटर्मिन करता है, निर्धारित करता है, उसकी यूनिकनेस को, अद्वितीयता को निर्धारित करता है। क्लियर। अब हम जो है आपको डिफिनेशन देने के बाद फिर आपको हम बताते हैं
डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर वन, डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर वन, यानी कोटि एक का सारणिक, कोटि एक का सारणिक, कोटि एक का सारणिक क्या है? कोई मैट्रिक्स हमने लिया, मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू A11 लिया। अब आप कह सकते हो सर A11 क्यों ले रहे हैं? तो यहाँ A1 B1 A2 B2 लिया गया था। तो एक्चुअली क्या है, A11 जो है इसमें जो दो बार लिखा है 11, पहला वन जो है रो को इंडिकेट करता है और दूसरा वन जो है कॉलम को इंडिकेट करता है। इस मैट्रिक्स में एक ही रो है और एक ही कॉलम है, तो इसकी वैल्यू क्या होगी? A इज इक्वल टू A11, देयरफॉर डिटर्मिनेंट ऑफ A इज इक्वल टू हो जाएगा A11 हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल दे रहे हैं हम आपको, डिटर्मिनेंट इफ A इज इक्वल टू, मैट्रिक्स के अंदर दो है यानी एक रो एक ही कॉलम, देयरफॉर डिटर्मिनेंट ऑफ A इज इक्वल टू क्या आएगा? 2 आएगा। इफ A इज इक्वल टू, मैट्रिक्स ऑफ A इज इक्वल टू -2, देन डिटर्मिनेंट ऑफ A इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ -2 इज इक्वल टू A हो जाएगा -2। इसको ध्यान देने की ज़रूरत है। यहाँ पर देखिए, मैं इसको अंडरलाइन कर दे रहा हूँ, इसको कभी भी भूल करके आप मॉड मत पढ़िएगा। ये जो दो लाइन खींची गई है डिटर्मिनेंट का निशान है, तो आप जानते हो कि मॉड ऑफ -2 इज इक्वल टू 2 होता है, लेकिन डिटर्मिनेंट के लिए डिटर्मिनेंट ऑफ -2 इज इक्वल टू -2 होगा। पास में आ गई? इसको कभी भी जो है भूल करके आना पड़ेगा। ये तो कोटि एक का सारणिक हमने बताया, डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर 1। अब हम आपको बताने जा रहे हैं डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर 2, डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर 2 यानी द्वितीय कोटि का सारणिक। ठीक है, तो अब ये द्वितीय कोटि का सारणिक माना मैट्रिक्स A इज इक्वल टू, द्वितीय कोटि का मतलब 2/2 यानी दो रो और दो कॉलम, A11 A12 A21 A22, ये हमने लिया, कोई मैट्रिक्स लिया इस तरह से। यहाँ पर एक चीज़ बताना मैं चाहूँगा आप लोगों को, कोई चीज़ का कॉन्सेप्ट जब तक क्लियर नहीं हो जाएगा तो उस पर एक्सरसाइज वो सॉल्व करने में मज़ा नहीं आता बेटा। इसलिए कॉन्सेप्ट की तह में जाना बहुत ज़रूरी होता है। आप जेईई का एग्ज़ाम दोगे, एनडीए का एग्ज़ाम दोगे, यूपी बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड, कोई भी आप एग्ज़ाम दोगे तो कंपटीशन में ख़ास करके जो है क्वेश्चन बना के जाते हैं, कोई ज़रूरी नहीं बुक से मिले। तो आपका फंडामेंटल और कॉन्सेप्ट उस टॉपिक पर क्लियर रहेगा तो आप भी क्वेश्चन को चाहे जैसे आ जाए उसको सॉल्व कर सकते हो। अब तक मैं चाहता तो डिटर्मिनेंट की डिफिनीशन बता करके, डिटर्मिनेंट क्या है ये बता करके एक दो शब्दों में, एक दो वाक्य में आगे मैं एक्सरसाइज पे चला जाता। अब तक एक्सरसाइज के 4-6 क्वेश्चन सॉल्व हो गए होते, लेकिन अभी मेरा इंट्रोडक्शन ही चल रहा है कि डिटर्मिनेंट है क्या चीज़ है, उस पर मेरा लेक्चर ही चल रहा है। तो मेरा मकसद सिर्फ ये है कि मैं आपको गहराई तक ले जाऊं, आपका कॉन्सेप्ट पूरी तरह से क्लियर हो जाए, कहीं से कोई डाउट आपको ना रह जाए, ये मेरी कोशिश है। अब आप देखिए, अभी हमने लिया था डिटर्मिनेंट ऑफ A इक्वल टू A1 B1 A2 B2 इक्वल टू A1 B2 माइनस सॉरी यहाँ पर ये हो जाएगा
A1 B2 माइनस A2 B1, ये हो जाएगा। अब कहो सर यहाँ पर तो आपने ऐसे लिया A1 B1 A2 B2, और यहाँ ले रहे हैं A11 A12 A21 A22, क्या ज़रूरत इसकी है? तो यह मैं बताना चाहूँगा कि इसमें देख रहे हो फर्स्ट रो सेकंड रो, फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम, तो A11 जो है, ये जो है एलिमेंट A11 जो है ये बताता है कि ये फर्स्ट रो, पहला वन जो है फर्स्ट रो और दूसरा वन फर्स्ट कॉलम बताता है। A12 बताता है कि ये फर्स्ट रो में है और सेकंड कॉलम में है। A21 ये बताता है कि ये सेकंड रो में है और फर्स्ट, A2 सेकंड रो बताता है, A1 फर्स्ट कॉलम बताता है। ऐसे ही A22 का मतलब होता है सेकंड रो एंड सेकंड कॉलम। तो ये इसकी सिचुएशन बताती है, इसलिए मैंने यहाँ पर A1 B1 A2 B2 नहीं लिया। अब ये आया कहाँ से है? सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन ही आया है, क्योंकि मैंने अभी सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन जो आपको लिया था A1x प्लस B1y इक्वल टू C1 लिया था, और A2x प्लस B2y इक्वल टू C2 लिया था। इस तरीके से इसी चीज़ को हम ऐसे भी ले सकते हैं, A11x प्लस A12y इक्वल टू C1 के, और A11 हो गया, A22x A21x प्लस A22y इक्वल टू C2 हो गया। इसके कोएफिशिएंट को आप लोगे, यही तो आएगा A11 A12 A21 A22, ऐसे आएगा, ये मैट्रिक्स हमारी आएगी। तो ये लेने का मकसद हमारा सिर्फ यही है। तो द्वितीय कोटि का सारणिक हमने इसी सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन जो है इस तरीके से हमने लिया है। अब देयरफॉर डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू हो जाएगा, डिटर्मिनेंट का निशान लगाएंगे, A11 A12 A21 A22। इसको सॉल्व करेंगे तो कैसे सॉल्व करेंगे? इसका मल्टीप्लिकेशन इसमें करेंगे, इसका मल्टीप्लिकेशन इसमें करेंगे, तो क्या आ जाएगा? आ जाएगा A11 इंटू A22, इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे A21, इसमें करेंगे तो हो जाएगा A12। अब क्वेश्चन ये उठता है कि यहाँ कौन सा निशान रखा जाएगा और यहाँ कौन सा निशान रखा जाएगा। तो यहाँ निशान प्लस रहेगा, यहाँ पर माइनस रहेगा। कैसे रहेगा आप देख सकते हो। A11 की जो पोजीशन है इसके लिए हम क्या करेंगे, -1 टू द पावर 1 + 1 लिखेंगे, और यहाँ जो है A12 की पोजीशन के लिए A11 इंटू इतना, अच्छा -A21 की पोजीशन के लिए रखेंगे -1 टू द पावर, या 1 मिनट करते हैं, A11 ठीक है, प्लस फिर से लिखते हैं ज़रा इसको, A11 इज इक्वल टू A11 तो हो जाएगा इंटू A22, फिर यहाँ पर निशान कोई नहीं लिख रहे हैं अभी हम, फिर हो जाएगा A12 इंटू A21 हो जाएगा। यहाँ पर लिखेंगे -1 टू द पावर 1 + 1, यहाँ पर लिखेंगे प्लस पहले लिख दे रहे हैं, और उसके बाद -1 टू द पावर 1 + 2 इज इक्वल टू -1 टू द पावर 1 + 2 क्या हो जाएगा, माइनस प्लस हो जाएगा, तो A11 आ जाएगा इंटू A22 आ जाएगा, तो इसकी वैल्यू माइनस आएगी, A12 इंटू A21। अब आप कहोगे सर ये कहाँ से आ गया -1, कैसे आपने लिखा कैसे नहीं लिखा। वैसे तरीका तो डायरेक्ट है कि इसको मल्टीप्लाई किया इसमें, इसको मल्टीप्लाई इतना, बीच में माइनस का निशान लगा दिया, लेकिन ये आया कहाँ से, उसका तरीका ये है, हमने ऐसे लिया इसको A11 A12 A21 A22, तो पहले हमने इसको लिखा, हमने A11 लिख दिया, तो इसको ऐसे आप काट दीजिए, छुपा दीजिए,
और इसको भी ऐसे छुपा दीजिए, तो क्या बचा, A22 बचा, तो A22 लिख लिया हमने। फिर दूसरे स्टेप में A11, A12, A21, A22। दूसरे स्टेप में क्या लिखा, A12 लिखा, तो A12 के इसको ऐसे काट दीजिए, छुपा दीजिए, इसको ऐसे काट दीजिए, छुपा दीजिए, तो क्या बचा, A21 लिखा, तो A21 लिख दिया। अब इस A11 की क्या पोजीशन होगी, -1 टू द पावर 1 प्लस 1 लिख दिया। इस 12 की क्या पोजीशन होगी आपने यहाँ, तो हो गया -1 टू द पावर 1 प्लस 2 हो गई। तो A11 इंटू ए माइनस आ गया, ए प्लस आ गया। इस तरह से डिटर्मिनेंट ऑफ A इक्वल टू A11 इंटू A22 माइनस A12 इंटू A21 आ गया। अब हम आपको एक एग्जाम्पल देते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर 2 का। फॉर एग्जाम्पल डिटर्मिनेंट ऑफ A इक्वल टू, या पहले मैट्रिक्स लेंगे, माना मैट्रिक्स, माना A इक्वल टू मैट्रिक्स ऑफ 1 3 एंड 4 5 या 2 5 2 5। Therefore डिटर्मिनेंट ऑफ A इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ 1 3 2 5 इज इक्वल टू 1 इंटू 5 माइनस 2 इंटू 3। इसका मल्टीप्लिकेशन इसमें करेंगे, इसका ऐसे करेंगे, जो आया हुआ यहाँ पर। इसको बार बार लिखने की जरूरत नहीं, तो हमने सिर्फ समझाने के लिए कहा, ठीक है। तो क्या आ गया, दिस इज इक्वल टू 5 माइनस 6 इज इक्वल टू -1 आ गया, ठीक है। अब हम आपको बताते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर 3, नंबर 3। डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर 3 यानी कोटि 3 का, तृतीय कोटि का सारणिक, ठीक है, तृतीय कोटि का सारणिक। अब इसके लिए एग्जांपल लेते हैं, माना कोई मैट्रिक्स A इक्वल टू A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33, ठीक है। अब आप कहोगे सर ये मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3/3 है, ये कहाँ से आ गई, ये कहाँ से आ गई? तो जैसे हमने बताया था कि ये मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 में एलिमेंट A11 A12 सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन का जो कोएफिशिएंट लिया था हमने, A11 लिया था, A12 लिया था, A21 लिया था, A22 लिया था, इन 2 वेरिएबल के लिए था। ये जो है सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 3 वेरिएबल की है। जैसे A11 x प्लस A12 y प्लस A13 z इज इक्वल टू D1 या B1 चाहे जो लिख दो, तो हो जाएगा A22 x प्लस A21 हो जाएगा यहाँ पर A22 y प्लस A23 z इज इक्वल टू D2 A31 इंटू x प्लस A32 इंटू y प्लस A33 इंटू z इज इक्वल टू D3। ये हमारा है सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 3 वेरिएबल x y एंड z, वेयर A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33 are the coefficient of x and y respectively। तो इस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को अगर हम लिखें मैट्रिक्स के फॉर्म में, तो हमारा क्या होगा, यही तो होगा। हमारा मैट्रिक्स के फॉर्म में हो जाएगा A11
A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33 और उसके बाद X Y Z इज इक्वल टू D1 D2 D3। ये हमारा मैट्रिक्स के फॉर्म में हमने इसको लिख दिया। तो यही हमारा जो है यही हमने मैट्रिक्स ए लिया है। तो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल के लिए हमने स्क्वायर मैट्रिक्स ए लिया और सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 3 वेरिएबल के लिए हमने लिया तृतीय कोटि के डिटर्मिनेंट के लिए मैट्रिक्स हमने ए लिया। ये कहाँ से आया आपको हमने ये बता दिया। ये कहाँ से आया इसको भी हमने आपको बता दिया। अब इसका एक्सपेंशन कैसे किया जाए, इसका प्रसार कैसे किया जाए, एक्सपेंशन कैसे किया जाए। एक्सपेंशन का तरीका है इसको सॉल्व करने का तरीका है, एक्सपेंशन करने का तरीका है। देयरफॉर ये मैट्रिक्स हमारा है तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू हो जाएगा, डिटर्मिनेंट का निशान लगा लेंगे A11 A12 A13 A21 A22 A23 उसके बाद 31 32 और A33। ये हमारा डिटर्मिनेंट हो। अब इसको एक्सपेंड कैसे करेंगे, प्रसार कैसे करेंगे, इसको सॉल्व कैसे करेंगे। तो उसका तरीका यह है कि इसका एक्सपेंशन जो है हम 6 तरीके से कर सकते हैं। आप जानते हो कि ये मैट्रिक्स में भी रो होते हैं, कॉलम होते हैं। ये देखिए R1 है, ये R2 है और ये R3 है। ये हमारा C1 है यानी कॉलम फर्स्ट, ये हमारा कॉलम सेकंड, ये हमारा कॉलम थर्ड। ऐसे यहाँ पर भी डिटर्मिनेंट में भी फर्स्ट रो 1, सेकंड रो 1 और थर्ड रो। और कॉलम हमारा है C1 फर्स्ट कॉलम, C2 यानी सेकंड कॉलम, C3 माने थर्ड कॉलम। अब इसको एक्सपेंशन ऑफ द डिटर्मिनेंट यानी एक्सपेंशन ऑफ डिटर्मिनेंट यानी सारणिक का प्रसार, सारणिक का प्रसार। तो सारणी का प्रसार 6 तरीके से होगा। 3 तरीका होगा फर्स्ट रो के एलोंग सापेक्ष, सेकंड रो और थर्ड रो के एलोंग। ऐसे ही फर्स्ट रो के एलोंग, सेकंड रो के एलोंग और थर्ड रो के एलोंग। तो लिखेंगे पहले हम R1 के यानी फर्स्ट प्रथम पंक्ति फर्स्ट रो के सापेक्ष इसका प्रसार करने पर। तो पहले लिखेंगे एलोंग रो एक्सपेंशन एलोंग रो यानी पंक्ति के, रो माने पंक्ति के सापेक्ष प्रसार। तो पहला है, इसमें 3 पंक्ति हैं। तो नंबर 1 R1 के एलोंग R1 के एलोंग प्रसार करने पर। देखिए तरीका क्या है। डिटर्मिनेंट का निशान ये भी होता है और ये भी होता है इक्वल टू। तो यहाँ पर तरीका है, सबसे पहले हम एलिमेंट A11 लिखेंगे। उसके बाद जो है अब हम आपको यहाँ बता रहे हैं
A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। फर्स्ट रो में के सापेक्ष करने जा रहे हैं हम प्रसार। तो देखिए A11 के तो क्या करेंगे, इस रो को छुपा देंगे, हाइड कर देंगे और इस कॉलम को छुपा देंगे। तो जो बचेगा, क्या बचा ऐसे लिख लिया इसको हमने, A22 बचा, A23 बचा, फिर A32 बचा और A33 बचा, ऐसे लिख देंगे। अब A22 लिखेंगे, A12 देखिए फिर लिख ले रहे हैं A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। अब A12 लिखना है तो क्या करेंगे, ए लाइन ऐसे छुपा देंगे और ए लाइन भी छुपा देंगे। तो क्या लिखा हमने, A12, ठीक है। अब ए लाइन नहीं लिखेंगे, लाइनें लिखेंगे, बचा क्या, बचा हमारा A21, उधर बचा A23, इधर बचा A31 और A33 बचा, ये ऐसे लिख दिया। क्लियर। फिर अब क्या लिखेंगे, A13 डिटरमिनेंट लिखेंगे, निशान लगाएंगे। फिर यहाँ पर समझाने के लिए देखो हम आपको लिखते हैं A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। अब A13 इसको ऐसे गोला कर दिया और ऐसे हमने इसको छुपा दिया और इसको भी छुपा दिया। तो बचा क्या, A21, A22 बचा। फिर नीचे क्या है, A31 और A32। अब सवाल ये उठता है कि यहाँ निशान कौन रहेगा। तो निशान के लिए तरीका ये है कि A11 की जो सफिक्स है, ये 1 जो है फर्स्ट रो और ये वाला फर्स्ट कॉलम बता रहा है। तो यहाँ पर -1 लिखेंगे और इसके ऊपर 1 + 1 लिख देंगे। ऐसे यहाँ पर भी यहाँ पर प्लस करेंगे ना, पहले प्लस करेंगे और उसके बाद फिर -1 करके 1 + 2 लिख देंगे। फिर प्लस लिखेंगे, फिर -1 करके 1 + 3 लिख देंगे। अब आप देख रहे हो कि 1 + 1 क्या आएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये नेगेटिव हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, ये भी पॉजिटिव हो जाएगा। दिस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू A11। फिर डिटर्मिनेंट, अच्छा ये जो डिटर्मिनेंट आ रहा है 2/2 का, यहाँ पर इसको हम क्या कहेंगे, माइनर कहेंगे। माइनर मीन्स छोटा होता है। 2/2 की मैट्रिक्स आ रही है तो A22, A23, A32, A33। फिर ये माइनस हो गया तो यहाँ पर ऐसे लिखेंगे, माइनस लिख करके A12 और डिटर्मिनेंट A21, A23, फिर A31, फिर A33, ये हो गया हमारा। अब इसको लिखेंगे -1⁴ पॉजिटिव आ जाएगा तो प्लस यहाँ रहेगा। फिर A13 और उसके बाद A21, फिर A22, A31, फिर A32। अब इसको फिर हम ब्रेक करेंगे तो दिस इज इक्वल टू हो जाएगा A11 दिस इंटू दिस माइनस, यानी इसको इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा A22 इंटू A33 माइनस A32 इंटू A23, फिर माइनस A12, फिर इसका मल्टीप्लिकेशन इसमें करेंगे, इसका मल्टीप्लिकेशन इसमें करेंगे तो हो जाएगा A21 इंटू
3 माइनस A31 इंटू A23, अब प्लस A13, अब इसका मल्टीप्लिकेशन इसमें करेंगे, इसका मल्टीप्लिकेशन इसमें करेंगे, तो A21 इंटू A32, फिर माइनस A31 इंटू A22 आ गया। तो इस तरीके से हमारी डिटर्मिनेंट की जो है ये वैल्यू आ गई। अब देखते हैं हम R2 के अलांग प्रसार करेंगे। R2 के अलांग R2 के अलांग नंबर 2, प्रसार या कहो विस्तार भी कह सकते हो। तो R2 हमारा, अब यहाँ पर फिर पहले लिख लेंगे यहाँ पर ऐसे ही, तो उससे क्या होगा, आप गलती नहीं होगी। A11, A12, A13, A21, A22, A23, फिर A31, A32, A33। R2 हमारा यही है, तो पहले एलिमेंट हमारा R2 का ये है, तो इसको ऐसे छुपा देंगे और इसको ऐसे छुपा देंगे, तो क्या हो जाएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ A इज इक्वल टू डेल्टा इज इक्वल टू, तो फर्स्ट एलिमेंट क्या है, R2 के पता करने जा रहे हैं A21, और उसके बाद डिटर्मिनेंट का निशान लगाएंगे, क्या बचा, A12 बचा, A13, फिर क्या है यहाँ पर A32, अच्छा ये क्या है, 31, 32, 33, A33, ये डिटर्मिनेंट। अब यहाँ पर क्या करेंगे, -1 टू द पावर 2 + 1, यानी पोजीशन ऑफ एलिमेंट A21 इज इक्वल टू -1 टू द पावर 2 + 1। चलिए फिर प्लस, अब दूसरा लेंगे, इसके लिए फिर हम फिगर बना ले रहे हैं ताकि मिस्टेक ना होने पाए। A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33, ये क्या है, A33। अब A22 ले रहे हैं हम, A22 डिटर्मिनेंट ऑफ, तो A22 ले रहे हैं हम, तो इसको क्या करेंगे, हाइड कर देंगे, छुपा देंगे, ऐसे उंगली रख देंगे आप, फिर ऐसे इसको भी ऐसे कर देंगे, तो बचा क्या, A11, यहाँ क्या है, A13, यहाँ क्या है, A31, यहाँ क्या है, A33, ये हमारा। अब यहाँ निशान क्या होगा इसका, पोजीशन ऑफ एलिमेंट A22, तो -1 टू दी पावर यही 2 + 2 हो गया। फिर अगला क्या बचा, अब फिर आगे बढ़ेंगे, इसे लिख लेंगे रफ में, A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। तो अब क्या लेना हमको, A23 लेना है, ये ऐसे हाइड कर देंगे, इसको कर देंगे। अच्छा, तो बचा क्या, A11, A12, तो प्लस निशान रखेंगे यहाँ पर, उसके बाद जो निशान आएगा फिर वहाँ बदल दिया जाएगा। क्या है हमारा, पहले हो गया A21 हो गया, A22 हो गया, उसके बाद A23, तो A23 लिखेंगे यहाँ पर, और इसकी पोजीशन -1 टू दी पावर 2 + 3, यही 2 + 3, 2 + 3 के डिटर्मिनेंट ऑफ क्या बचा, A11, A12, A11, A12, A31 और A3 बचा। दिस इज इक्वल टू -1 टू द पावर 3 माइनस हो जाएगा, तो -A21
और इसके बाद डिटर्मिनेंट ऑफ जो है वो लिख लेंगे यहाँ पर। फिर इसकी वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगी तो प्लस लिख दे रहे हैं भैया, यहाँ पर हो जाएगा क्या है A12 A13 फिर A32 फिर A33 डिटरमिनेंट हो गया। और यहाँ क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा तो A22 डिटर्मिनेंट ऑफ क्या है A11 फिर A13 फिर A31 फिर A33 ये आ गया। एंड तीसरा वाला -1 पर 5 की पावर है तो नेगेटिव आएगा तो -A23 डिटर्मिनेंट ऑफ A11 A12 A31 A32 आ गया। इसका प्रसार करोगे तो ऐसे ही आ जाएगा, दिस इज इक्वल टू -A21 ब्रैकेट में A12 इंटू A33 माइनस A32 इंटू A13 फिर प्लस A22 फिर इसका मल्टीप्लिकेशन इसमें होगा, इसका इसमें होगा, इसका इसमें होगा, A11 A33 A11 इंटू A33 माइनस A31 इंटू A13 फिर माइनस निशान A23 उसके बाद इसका मल्टीप्लिकेशन इसमें, इसका इसमें हो जाएगा A11 A32 A11 A32 माइनस क्या हो जाएगा A31 इंटू A12 आ जाएगा। तो ये तो हुआ सेकंड रो के एलॉन्ग हुआ, सेकंड रो के पारिता, सेकंड रो के सापेक्ष हमने किया। ऐसे ही आप थर्ड रो के सापेक्ष निकाल सकते हैं। क्लियर? तो चाहे जिस रो के सापेक्ष निकालोगे सबका आंसर एक ही आएगा। अब ऐसे ही इसी प्रकार थर्ड रो के एलॉन्ग के सापेक्ष प्रसार किया जा सकता है। अब मैं कॉलम के एलॉन्ग बता रहा हूं आपको। कॉलम के एलॉन्ग एक्सपेंशन along column यानी स्तंभ के सापेक्ष विस्तार। नंबर 8, इसको भी 3 तरीके से लिखेंगे। कॉलम 1 C1 के एलॉन्ग प्रसार, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू, तो कॉलम हमारा पहले इसको हम जो एक रफ फिगर बनाएंगे। यहाँ पर देखिए ऐसे ही A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। कॉलम, ये हमारा कॉलम है, ये C1 C2 C3। तो C1 के एलॉन्ग पहले करेंगे, तो इसका पहला एलिमेंट क्या है 1, तो क्या करेंगे इसको ढक देंगे और इसको भी ढक देंगे। तो क्या हो गया A11 तो बचा क्या A22 बचा, डिटर्मिनेंट ऑफ A22 A23 फिर A32
और A33, ये हो गया। यहाँ पर निशान क्या होगा, A1 की पोजीशन इसलिए तरीका -1 टू द पावर 1 + 1, फिर प्लस निशान लिखेंगे। दूसरा एलिमेंट लेंगे अब A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। इसके अरे सॉरी, कॉलम की बात चल रही ना, तो हमारा A21 हो गया। तो क्या करेंगे, इसको ऐसे ढक देंगे, इसको ऐसे ढक देंगे। तो A21 यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर -1 टू द पावर 2 + 1 लिखेंगे। पोजीशन ऑफ द एलिमेंट A21 हो जाएगी वो, यानी प्लस होगी कि माइनस होगी। तो क्या बचा हमारा, बचा क्या, A12, A13, A32 और A33 बचा, ये हो गया। फिर प्लस, अब तीसरा एलिमेंट ले रहे हैं, तीसरा ले रहे हैं A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। तो A11 हो गया, A21 हो गया। अब इस किसका नंबर है, A31। क्या करेंगे, इसको ढक देंगे, इसको भी ढक देंगे, इसको हाइड कर देंगे, उसको भी हाइड कर देंगे, जो बचेगा उसको लिख लेंगे। तो हमारा क्या है, A31, A31। इसकी पोजीशन क्या हो जाएगी, -1 टू द पावर 3 + 1 हो जाएगी। डिटर्मिनेंट ऑफ क्या बचा, A12, A13, फिर A22, फिर A23 हो गया, ये हो गया। दिस इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू क्या हो गई, पॉजिटिव। तो A11 डिटर्मिनेंट ऑफ A22, A23, फिर A32, फिर A33 एंड इसकी वैल्यू माइनस हो जाएगी, माइनस A21 डिटर्मिनेंट ऑफ A12, A13, फिर A32, A33, ये हो गया। फिर इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, पावर 4 है तो पॉजिटिव हो जाएगी, प्लस ऑफ A31 डिटर्मिनेंट ऑफ A12, फिर A13, A22, फिर A23 आ गई। अब इसका भी प्रसार कर लेंगे, दिस इज इक्वल टू, क्योंकि इसका मल्टीप्लिकेशन इसमें करेंगे, इसका 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 इसमें करेंगे, तो क्या आ जाएगा, दिस इज इक्वल टू A11, A22 इंटू A33 माइनस A32 इंटू A23, फिर माइनस A21 ब्रैकेट में A12 इंटू A33 माइनस A32 इंटू A13, फिर प्लस A31, फिर A12 इंटू A23 माइनस A22 इंटू A13। अब फिर A1 से ब्रैकेट में लगा मल्टीप्लाई करेंगे इसको, तो इस तरीके से हम जब ब्रैकेट खोलेंगे तो R1 के सापेक्ष जो किया गया है उसका भी आंसर वही आएगा, इस कॉलम के सापेक्ष किया गया आंसर भी आएगा। अब इसी तरीके से हम, ये तो हमारा फर्स्ट कॉलम के सापेक्ष यानी एक्सपेंशन अलोंग C1 हो गया, ऐसे ही हम सेकंड कॉलम के सापेक्ष कर सकते हैं और थर्ड कॉलम के भी सापेक्ष कर सकते हैं। तो अब बार बार जो है ये -1 ना लिखना पड़े, इसके लिए एक आप देख रहे होंगे कि इसकी पोजीशन जो है A11 की क्या आई है, माइनस आई है। तो इस तरीके से चार्ट बनेगा, माइनस है, माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस
प्लस और फिर माइनस प्लस माइनस, आपको ए याद रखना पड़ेगा। और इसी के हिसाब से जो है हम तब बार बार -1 नहीं लिखना पड़ेगा। मैं फिर इसको एक अलग से फिर लिख दे रहा हूँ, चाहो तो आप इसकी स्क्रीनशॉट ले सकते हो। हमने C1 के सापेक्ष जो है विस्तार कर दिया है, आप C2 के सापेक्ष कर लोगे, C3 के सापेक्ष भी कर लोगे। अगर कोई दिक्कत होगी आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, नहीं आएगा तो मैं फिर उसको जो है अगले लेक्चर में आपको बता दूंगा। तो आप जो है जो मैट्रिक्स हमारी थी, डिटरमिनेंट हमारा था A11, A12, A13, A22, A21, A22, A23, A31, A32, A33। इसमें पोजीशन ऑफ एलिमेंट्स जो हैं पोजीशन ऑफ एलिमेंट A11 इज इक्वल टू -1 टू द पावर 1 + 1 इज इक्वल टू क्या आएगा, पॉजिटिव प्लस आएगा। ठीक, फिर पोजीशन ऑफ एलिमेंट A12 इज इक्वल टू -1 टू द पावर 1 + 2 इज इक्वल टू -1 टू द पावर 3, ये नेगेटिव आ जाएगा। पोजीशन ऑफ एलिमेंट 13 इज इक्वल टू -1 टू द पावर 1 + 3 इज इक्वल टू, ये नेगेटिव आ जाएगा। फिर पोजीशन ऑफ एलिमेंट A21 इज इक्वल टू -1 टू द पावर 2 + 1 इज इक्वल टू क्या आएगा, ये भी नेगेटिव आ जाएगा। 1 1 1 2 माइनस हो गया, ये प्लस हो गया। अरे सॉरी, यहाँ पर ये चार्ट जो है उल्टा बन गया है, अभी इसको हम सही कर दे रहे हैं। इससे प्लस माइनस, और ये जो है ये प्लस आएगा, ये माइनस आएगा। फिर पोजीशन ऑफ एलिमेंट 1 1 1 2 1 3 हो गया, 2 1 2 2 -1 टू द पावर 2 + 2 इज इक्वल टू आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा। फिर पोजीशन ऑफ एलिमेंट A23 इज इक्वल टू -1 टू द पावर 2 + 3 इज इक्वल टू, ये भी नेगेटिव आ जाएगा। फिर पोजीशन ऑफ एलिमेंट A23 हो गया, A31 इज इक्वल टू -1 टू द पावर 3 + 1 इज इक्वल टू क्या आएगा, ये पॉजिटिव आ जाएगा। पोजीशन ऑफ एलिमेंट A32 इज इक्वल टू -1 टू द पावर 3 + 2 इज इक्वल टू, ये भी आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। फिर पोजीशन ऑफ एलिमेंट, लास्ट एलिमेंट ऑफ द डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू -1 टू द पावर 3 + 3 इज इक्वल टू आ जाएगा, ये पॉजिटिव आ जाएगा। तो आप देख रहे हो इस तरीके से आप देखो A11 की पोजीशन क्या है, प्लस है। A12 की पोजीशन क्या है, माइनस है। A13 की पोजीशन क्या है, प्लस है। A21 की क्या है, माइनस है। A22 की क्या है, प्लस है। A23 की क्या है, माइनस है। A31 की क्या है, प्लस माइनस प्लस। इस तरीके से आपको ये चीज़ याद रखनी है। तो बार बार -1 टू द पावर की लिखने की जरूरत नहीं होगी। मैं अब एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ। छोटा सा एक डिटरमिनेंट ले रहा हूँ 3/3 का। फॉर एग्जांपल लेट A इक्वल टू, ले लिया 1 3 2 4 5 0 3 2 और 6, ये हमने एक डिटर्मिनेंट लिया। इसकी वैल्यू निकालना है, देयरफॉर लिखेंगे डिटर्मिनेंट ऑफ A इज इक्वल टू। तो क्या करेंगे हम, इसका तरीका यह है कि हम इसको
पहला एलिमेंट लेंगे। अब पहले का निशान क्या है, प्लस है, तो 1 लिख लेंगे। फिर इसको छुपा देंगे, इसको हाइड कर देंगे, तो 5 छक 30 और 2 हो जाएगा। ये हमारा ऐसे लिख ले रहे हैं 1, इसको छुपा दिया तो क्या बचा, इसको छुपा दिया तो बचा हमारा डिटर्मिनेंट ऑफ 5 0 2 6 बचा। फिर आप देख रहे हो 3, ये किसके परिता हम प्रसार कर रहे हैं, R1 के परिता कर रहे हैं। तो अब यहाँ 3 लेंगे और 3 का निशान क्या है, -3, यहाँ पर माइनस लगा देंगे, -3 लिख दिया, ठीक है। तो अब इसको छुपा देंगे और इसको छुपा देंगे, क्या बचेगा 4036 बचेगा, 4036 पे। अब 2 का निशान क्या है, पॉजिटिव है, तो +2 लिखेंगे। अब ये छुपा देंगे, ये लाइन छुपा देंगे, 4532 आ जाएगा, 4532 आ जाएगा। अब देखो दिस इज इक्वल टू 1 इंटू 6 × 30 -0, फिर -3, 6 × 24 -0 +2, 2 × 8 -15। दिस इज इक्वल टू 30 में से 0 गए, 30 91 30, तो 30 आ गया, 24 3 72 हो गया। फिर 8 में से 15 गए, -7 -7 14 हो गया। दिस इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 30 - 4 2 6 और 7 1 8 86 हो गया। दिस इज इक्वल टू 6 और हो गया -5 6 आ गया। ये तो हमने क्या किया, ये प्रसार हमने किया R1 के परिता, R1 के परिता प्रसार किया गया। अब R2 के परिता देख लो आप, R2 के परिता देख लो आप, R2। तो ये देखो डिटर्मिनेंट ऑफ A इज इक्वल टू, तो A ऐसे ढक लेंगे 4 और A भी ढक लेंगे, तो 4 लिख के, और ये क्या है निशान 4 यहाँ देखो माइनस निशान है, 4 की पोजीशन क्या है माइनस, तो -4 लिखेंगे यहाँ पर। इसको ढक लिया, इसको ढक लिया, क्या बचा 3 2 और 2 6, 3 2 2 6 बचा, ठीक। फिर 5 आ गया, तो 5 की पोजीशन क्या है प्लस, तो +5 लिखेंगे। फिर डिटर्मिनेंट का निशान लगाएंगे, तो 5 ए लाइन ढक देंगे, ए लाइन ढक देंगे, ए लाइन ढक दिया, ए लाइन 1 2 1 2 3 6 आ जाएगा, 1 2 3 6 आ जाएगा। फिर 0 है, तो 0 की पोजीशन क्या है यहाँ पर माइनस है, तो -0। डिटर्मिनेंट ए लाइन ढक देंगे, ए ढक देंगे, 1 3 3 2 1 3 3 2 ऐसे आ गया। दिस इज इक्वल टू -4 इंटू 6 3 18 और -2 दूनी 4 +5 इंटू 6 कन्यम 6 -3 दूनी 6 -0 इंटू इतना 0 ही हो जाएगा। 18 में 4 गए 14, 14 चौके 56, -56 हो गया। ये प्लस क्या हो गया 0 हो गया, -0 इज इक्वल टू -56 आ गया। तो हमने R2 के ऐलान किया इसका एक्सपेंशन, तब भी -56 आया, R1 के किया तब भी आया, R2 किया तब भी आया। ऐसे आप R3 कर लोगे, ये होमवर्क आपके लिए है, इसको जरूर कर डालोगे। अब मैं C1 के परिवर्तन करके दिखा रहा हूँ, C1 के ऐलान, C1 के ऐलान, C1 के सापेक्ष इसका प्रसार मैं कर रहा हूँ। देखो C1 के, तो डिटर्मिनेंट ऑफ A इज इक्वल टू C1 हमारा यही है, इसको ढक लेंगे, फिर इसको ढक लेंगे, तो क्या बचेगा डिटर्मिनेंट 5 0 2 6 5 0 5 0 2 6 बचेगा। और किसका पहला एलिमेंट क्या है 1 है, इसका निशान क्या है प्लस है, तो प्लस तो है यहाँ पर। फिर C1 हमारा यही है, इसी के परिता करना हमको अब यहाँ पर। तो 4 है, 4 की पोजीशन क्या है माइनस है, तो -4 लिख लेंगे। फिर डिटर्मिनेंट लगाएंगे, तो ए लाइन नहीं लिखेंगे, अब ए लाइन नहीं लिखेंगे, ए नहीं लिखेंगे, क्या बचा 3 2 2 6 3 2 2 6 बचा। फिर अब बचा आ क्या, फिर हाँ किसके परिता कर रहे हैं C1 के, तो C1 में हो गया। अब ये 3 है, तो 3 की पोजीशन क्या है हमारी प्लस है, तो +3 लेंगे।
फिर डिटर्मिनेंट लिखेंगे। अब 3 ए लाइन नहीं लेंगे, क्या बचा 3250 बचा, 3250 बचा। इसको सॉल्व कर ले रहे हैं। दिस इज इक्वल टू 1 इंटू 6 पचे 30 माइनस 0 माइनस 4 6 3 18 माइनस 4 प्लस 3 और उसके बाद 0 माइनस 10। दिस इज इक्वल टू 30 आ गया माइनस 18 में 4 गए 14, 14 चौके 56 माइनस 56 और 3 दही 30 माइनस 30 प्लस 30 0 हो गया और माइनस 56, देखो माइनस 56 आ गया। तो इसी तरीके से आप C2 के लॉन्ग करोगे तब भी माइनस 56 आएगा, C3 के लॉन्ग करोगे तब भी माइनस 56 डिटर्मिनेंट आप ए आएगी। इस तरह से आपके लिए ये होमवर्क है। आप C2 के लॉन्ग, C3 के लॉन्ग, R2 हमने कर दिया, R3 के लॉन्ग, इसको निकाल करके कमेंट बॉक्स में ज़रूर इसको बताइएगा, ठीक है। आई होप यू विल बी क्लियर। उम्मीद करता हूँ कि डिटर्मिनेंट का कॉन्सेप्ट आपको अच्छी तरीके से क्लियर हो गया होगा। अगर कहीं डाउट होगा आपको इसके बाद भी, जाहिर सी बात है तमाम चीज़ें, तमाम शंकाएं उत्पन्न होती हैं, तो आप जो है कमेंट बॉक्स में जा कर के कमेंट करिए और मैं उस डाउट को दूर करने की पूरी कोशिश करूँगा। अगले लेक्चर में मैं बताऊँगा माइनर क्या होता है और कोफैक्टर क्या होता है। उसके बाद फिर प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिटर्मिनेंट बताई जाएगी। क्लियर।